अगर आप भी अपना हाई रिस्क बिहेवियर वाला अकाउंट रिकवर करना चाहते हैं और नेक्स्ट चाहते हैं कि आपके अकाउंट पर इस तरह की कोई वायलेशन रिसीव ना हो, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन 4 टॉपिक्स के बारे में कि ये अकाउंट की वायलेशन क्यों आती है। और उस सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट क्रिएशन किस तरह करनी है, फिर अकाउंट जो है उस पे फिर ऐप क्रिएशन किस तरह करनी है, फिर ऐप अपलोडिंग किस तरह करनी है, और फिर हम बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको फिर किस तरीके से हम रिकवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो टर्मिनेटेड अकाउंट है उसको हमने रिकवर किया है। हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से वो टर्मिनेट हुआ था और इसी तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स हैं जो हम रिकवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अकाउंट है पड़ा हुआ जो हाई रिस्क बिहेवियर या पीरियड वायलेशन, मल्टीपल वायलेशन या 8.3 की वजह से टर्मिनेट हुआ है, तो उसको हमें शो कीजिए, इंशाल्लाह हम उसको भी वापस रीइंस्टेट कर देंगे। और लेकिन जो हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से होता है उसका तो 100% होता है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, आपका अकाउंट यूनिक होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको हम सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंसोल है तो हमारे पास शेयर कीजिए, इंशाल्लाह उसको हम रिकवर कर देंगे। ये एक जस्ट कंसोल मैंने आपको शो किया एज अ प्रूफ, और इसी तरीके से मल्टीपल कंसोल्स और भी हैं, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे। फर्स्ट हम चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। अगर आप जो है ये जिस तरह के मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी रखी है हाई रिस्क बिहेवियर की इस अकाउंट की, ठीक है। ये अकाउंट रिकवर हुआ था, सॉरी टर्मिनेट हुआ था 2024 में 21 दिसंबर को, ठीक है। ये देख सकते हैं, मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। इस पे अपील अभी तक सबमिट नहीं हुई। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है और ये जस्ट मैं एज एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह का देख लें कि इस तरह की वायलेशन जो है रिसीव होती हैं। तो ये एक दफ़ा रीलोड हो जाए। हाँ देखें, रीलोड हो गया। मैं व्यू ईमेल पे करता हूँ और आपके सामने ये अगेन मैं ऊपर वाला टैब क्लोज करके न्यू टैब में आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ठीक है, हाई रिस्क बिहेवियर है। तो चलिए अब हम चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। कि अगर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने अगर पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है या ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्रिएट करना है, पहले आपने ये दो चीज़ें देख लेनी। इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? मेन फ़र्क जो है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में आपकी ऐप डायरेक्ट अपलोड हो जाती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन का जो है होता है ऑप्शन इनेबल होता है। लेकिन जो पर्सनल अकाउंट है उसमें फिर आपको जो है 14 डेज टेस्टिंग करनी पड़ती है, 12 टेस्टर लगा के, ठीक है। पहले 20 थे बट अब 12 कर दिए उन्होंने। और इसमें फिर आपने अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है कि आपने जो सेम डिवाइस है वो यूज़ नहीं करनी, सेम इंटरनेट डाटा यूज़ नहीं करना। इंटरनेट वाईफाई हो गया, डाटा हो गया, वो सेम यूज़ नहीं करना जो ऑलरेडी यूज़ हो गया। डिवाइस, इंटरनेट, ये डिफरेंट हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट यूज़ करने हैं, लाइक उसमें आ जाता है आईडी कार्ड आ जाता है, डिवाइस सॉरी आईडी कार्ड आ जाता है। फिर उसके बाद जो है लाइसेंस आ जाता है, पासपोर्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपने वो यूज़ करनी है कि जो पहले यूज़ ना हुई हो, बिल्कुल यूनिक हो। और फिर पेमेंट इन्फो आती है, फिर पेमेंट कार्ड आता है। पेमेंट इन्फो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए, उन दोनों की डिटेल्स सेम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो है गूगल इस वजह से भी आपकी रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जो है आपका पेमेंट इन्फो में अलग इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करा देते हैं उसमें अलग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर पेमेंट कार्ड आ जाता है। जो भी आप अगर वर्चुअल कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर ऐसा यूज़ करें कि जो यूनिक हो, लाइक वो पहले यूज़ ना हुआ हो। कोशिश करें कि जो बेस्ट तरीका है बनाने का अकाउंट वो ये है कि आप अगर एक बंदे की डिटेल यूज़ कर रहे हैं तो उसी के ही नाम से बैंक अकाउंट भी उसका हो, उसी के ही नाम से उसकी पेमेंट इन्फो भी हो, उसी के नाम से ही उसका डॉक्यूमेंट भी। ये तीनों चीज़ें सेम होंगी तो आपको बिल्कुल कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेम नंबर आपने यूज़ नहीं करना। सेम नंबर से मुराद ये है कि आप जब यूज़ कर रहे होते हैं उसमें वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं वो भी सेम नहीं करना। फिर जीमेल भी यूनिक रखनी। जीमेल यूनिक से मुराद ये है कि वो जीमेल आपकी किसी ओल्ड अकाउंट के साथ लिंक ना हो, कि आपने वो जीमेल पहले किसी और डिवाइस में लॉगिन रखी हुई थी और उसमें पहले आपने और कंसोल्स को एक्सेस किया हो, वो यूज़ नहीं करनी। आप कोशिश करें फ्रेश जीमेल बना लें, उस पे ही उसी टाइम भी अकाउंट बनाएँगे तो इश्यू नहीं आएगा। बट ये है कि चलो 1 वीक थोड़ा पुरानी होने दें जीमेल को, फिर उस पे अकाउंट बना के ट्राई कर लें, ठीक है, बन जाते हैं। हमने खुद भी बनाए हैं। और उसके बाद जो है फिर आप जो ईमेल यूज़ करेंगे उसमें भी आपने कोशिश करना है जो रिकवरी में और दूसरी तरफ जो है ना आप नंबर और ईमेल डालेंगे वो भी यूज़्ड ईमेल नहीं डालनी है, या नंबर नंबर भी यूज़्ड नहीं डालना, ठीक है। और इस चीज़ में फिर क्या आ जाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट बनाने लगे हैं, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन पहले करवा लेनी है आपने। कंपनी को रजिस्टर कराने के बाद आपको डंस नंबर चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर ही डंस नंबर का डंस नंबर अप्लाई इस तरह लिखेंगे, वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। ये गेट अ डांस नंबर, आप इस पे जाएँगे, आप खुद भी जो है डांस नंबर वगैरह निकाल सकते हैं।
और उसके बाद जो है कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप जो है यहाँ से कोई भी डंस वगैरह निकाल रहे हैं, वो आपने रीयूज़ नहीं करना, ठीक है? उस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि उसको ये रीयूज़ नहीं करना, उससे एक अकाउंट बनाना है और उसमें फिर जो है आप कंपनी का जो नंबर देंगे और जो कंपनी का जो है वेबसाइट देंगे, उसके लिए भी वेबसाइट भी आपने कोशिश करनी है प्रोफ़ेशनल यूज़ करनी है, लाइक डॉट कॉम हो जाए और थोड़ी अच्छे से जो है डिज़ाइन हुई है। गूगल तो अप्रूव कर देगा अगर जो है ना कोई सिंपल सी भी वेबसाइट होगी, लेकिन बेहतर है कि जो है ना आप सही से उसको प्रोफ़ेशनल एक तरीकों को लेके चलें। और दूसरी चीज़ ये है, आपने इन सब चीज़ों के बाद जो मेन फ़ोकस नहीं करते लोग, डेवलपर प्रोफ़ाइल की तरफ फ़ोकस नहीं करते, कि हम अकाउंट बना के डायरेक्ट ऐप अपलोड कर देंगे, लेकिन हम अपने डेवलपर की जो प्रोफ़ाइल है उसको नहीं देखेंगे, जिसमें हमारा डेवलपर का नाम आता है, उसकी एड्रेस आ जाता है, ईमेल आती है, नंबर आता है और भी उसकी प्रोफ़ाइल वगैरह ऑप्टिमाइज़ होती है, तो वो भी आपने लाज़मी करनी है, ठीक है? और अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो गूगल ये समझेगा कि बस ये कोई जो है ना स्पैम ऐप्स अपलोड कर रहा है, कि बस अकाउंट बना रहा है और बस अपलोड किए जा रहा है, अपलोड किए, क्योंकि प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ नहीं की हुई है अपनी चीज़ों को। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि ऐप क्रिएशन आपने किस तरह करनी है। ऐप क्रिएशन में ये चीज़ आ जाती है कि स्पेसिफ़िकली ये मैं न्यू कंसोल्स के लिए बता रहा हूँ, ओल्ड कंसोल्स के लिए नहीं बता रहा। जो न्यू कंसोल्स हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि जो आपकी ऐप होती है ना, उसमें आपने सेम सोर्स कोड यूज़ नहीं करना, सेम की स्टोर यूज़ नहीं करना और हो सके तो सेम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ नहीं करना। ओल्ड कंसोल्स में मैंने काफ़ी ट्राई किया है, कुछ भी इश्यू नहीं आता अगर आप जो है सेम एंड्रॉयड स्टूडियो से 3 मल्टीपल कंसोल्स पे भी ऐप अपलोड करें ना, ओल्ड कंसोल्स पे, इश्यू नहीं आ रहा। मैंने पर्सनली खुद अपलोड करके देखी हैं ऐप्स को। और अगर न्यू कंसोल पे आप उनसे ऐप अपलोड करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि या तो ग्रेडल का कैश होता है, वो कैच कर लेता है, डिवाइस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। एक होती है आईपी आपकी, आईपी की बात नहीं मैं कर रहा, डिवाइस के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो जो है एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ लिंक होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो भी आप डिफरेंट रख लें और मतलब कोई डिवाइस डिफरेंट कर लें या उस तरीके से कुछ कर लें, या आप जो है वर्चुअल मशीन पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप जो है रियल डिवाइसेस ही यूज़ करें, ठीक है? और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो है ना सोर्स कोड मैंने बताया कि आपने सेम यूज़ नहीं करना, ओल्ड कंसोल्स की अलग अलग बात है, लेकिन अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं, तो सेम सोर्स कोड से मुराद मेरा ये है कि जिस तरह थर्ड पार्टी एसडीकेज़ वगैरह होती हैं, वो आप यूज़ कर लेते हैं कोई जो है ना अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में, तो वो बात है, वो बात ठीक है। लेकिन उसमें फिर ये आपने करना है कि आपने कोई फंक्शनैलिटी न्यू ऐड करनी है, कोई ऐसी चीज़ देनी है जो गूगल पे मौजूद ना हो, मतलब प्ले कंसोल पे, या हो तो मतलब बहुत मिनिमम क्वांटिटी में हो, और मतलब एक क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हो, यूज़र का एक्सपीरियंस उससे अच्छा हो, तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरा सोर्स कोड उठा के उसको रीस्किन करके अपलोड करना न्यू कंसोल्स पे, इस तरह बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत मुश्किल है कि आपकी जो है ना ऐप लाइव हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है, मैंने रीस्किन का आपको बता दिया, और फिर उसमें स्पैम ऐप्स अपलोड नहीं करनी। स्पैम ऐप से मेरा क्या मुराद है? स्पैम ऐप से मेरा यही मुराद है कि जो आप ऐप्स अपलोड करते हैं, बार-बार एक ही ऐप को रीडिज़ाइन करके, एक ही ऐप के आइडिया को, उसमें कोई जो है ना आप फीचर ऐड नहीं करते, कुछ भी जो है ना इस तरह का कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते, बस ऐप अपलोड करते जाते हैं। एक कंसोल पे रिजेक्ट हुई, वो उठाई दूसरे कंसोल पे डाली, वो उठाई तीसरे कंसोल पे डाली। इस तरह की ऐप्स न्यू कंसोल में आपकी ऐप जो है लाइव नहीं आएँगी। और उसके बाद की स्टोर का मैं बता चुका हूँ आपको, की स्टोर आपने न्यू बनाना है और उसके जो भी आप पासवर्ड वगैरह रखते हैं वो तो ख़ैर उसमें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बस की स्टोर जो है ना आपने न्यू बनाना है। और उसके बाद जो है आपकी जो ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आपने लाज़मी सबमिट करानी है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने कुछ परमिशंस ऐड की होती हैं अपने सोर्स कोड में और हमें हमें खुद भी नहीं पता होता उनका यूज़ केस क्या है, बस हम जस्ट ऐड कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने जस्ट वो परमिशंस ऐड करनी है कि जो वाक़ई आपकी ऐप में यूज़ हो रही हों। अगर आप एक्स्ट्रा परमिशंस यूज़ कर रहे हो, तो तब भी गूगल मसला कर सकता है, और आप जो परमिशंस यूज़ कर रहे हो, उसका प्राइवेसी पॉलिसी में प्रॉपर बताओ डिटेल में कि ये परमिशन हम यूज़ कर रहे हैं और ये इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी ये रीज़न्स है, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, आप इस डाटा को डिलीट भी करवा सकते हो। आपने अगर हमसे अपना डाटा डिलीट करवाना है, तो हमसे इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपने पूरी डिटेल बतानी है, ठीक है? ऐसे ही आप जो है ना नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का बनवाओगे, डाल दोगे, उस तरह नहीं चलेगा। आपने प्रॉपर अपनी ऐप के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है? और अगर आप एडमोब वगैरह यूज़ कर रहे हो, एपलोवर या फेसबुक एड्स यूज़ कर रहे हो या फायरबेस का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपने बताना है कि मैं फायरबेस का यूज़ कर रहा हूँ या फायरबेस एनालिटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें भी तो वो डाटा लेता है ना यूज़र का, तो आपने वो चीज़ें भी सारी ऐड करनी है इसमें। फिर हम आ जाते हैं ऐप अपलोडिंग की तरफ। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन अकाउंट क्रिएट किया, 3 दिन बाद वेरीफाई हुआ, चौथे दिन उन्होंने ऐप अपलोड कर दी, ठीक है? इस तरह नहीं, इस तरह जो है ना गूगल ये समझता है कि ये यूज़र, जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि ये यूज़र सिर्फ़ स्पैम ऐप्स अपलोड कर रहा है, या मतलब
इसका जो बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर नहीं है, क्योंकि आप किसी भी डेवलपर को देखो तो ऐप डेवलप होने में टाइम लगता है। ऐसा होता है कि चलो बंदे ने पहले से ऐप बना के रेडी की होती है और फिर उसको डायरेक्ट, पहले इस तरह होता था, कोई इश्यू नहीं होता था, बस ऐप अगले दिन अकाउंट बनाया, उसी अगले दिन ऐप डाली और ऐप लाइव आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो एक तो टेस्टिंग बीच में आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। और अब मैनुअल रिव्यू भी नहीं रहा उस तरह प्रॉपर, अब एआई चेक करता है चीज़ों को, तो उसको जो चीज़ सही लगती है ठीक है, उसको जो चीज़ खराब लगती है वो उसी टाइम जो है ना उड़ा देता है उसको। तो बस आपने जो है पहले इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब आपने अकाउंट क्रिएट किया है उसको 1-2 हफ्ते तक पड़ा रहने दें इसी तरीके से। उसपे कोई मतलब ऐसे देखें जाएँ उसको वैसे, मतलब कुछ उसके ऑप्शंस वगैरह देखें, इस तरीके से चीज़ें करें। फिर जो है उसको ऐप अपलोड करें। आपका ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट है, उसमें डायरेक्ट अपलोड ना करें, उसमें पहले ओपन टेस्टिंग या क्लोज़ टेस्टिंग में ऐप को लगाएँ और कुछ यूज़र्स को उसको यूज़ करने दें, फिर 1-2 अपडेट्स दें और उसके बाद जो है ऐप को लाइव करें। डायरेक्ट ऐप को लाइव नहीं करना आपने। उसके बाद यही चीज़ पर्सनल कंसोल्स वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए तो क्लोज़ टेस्टिंग ऑलरेडी हुई होती है। क्लोज़ टेस्टिंग अप्रूव होने के बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ऐप को डायरेक्ट अपलोड नहीं करना, ना पर्सनल में, ना ऑर्गेनाइज़ेशन। पर्सनल में तो खैर हो भी नहीं सकता, लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन में स्पेशली। और पर्सनल का ये सीन है कि अगर आप जो है क्लोज़ टेस्टिंग अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट जो है अप्लाई करते हो प्रोडक्शन के लिए, वो ऐप आपकी लाइव आ जाएगी जिसमें क्वालिटी होगी, जिसमें जो है ना प्रॉपर चीज़ें सही से मेंटेन होंगी और यूज़र को जो है ना जो एक तरीके से उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा कर रही होंगी। वो क्वालिटी वाली ऐप्स तो जो हम क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें तो वो डायरेक्ट लाइव आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई मतलब सिंपल जी सी कोई ऐप बना रहे हो, तो फिर भी मेरा मशवरा यही है आपको कि आप डायरेक्ट उसको लाइव ना करो। आप थोड़े दिन उसको क्लोज़ टेस्टिंग में रहने दो, या क्लोज़ टेस्टिंग के बाद उसको ओपन टेस्टिंग में शिफ्ट करो। थोड़े दिन थोड़े यूज़र्स आने दो उसपे, ठीक है। और यूज़र्स आने के बाद जो है फिर ओपन टेस्टिंग, या मेरे ज़हन में एक और भी ऑप्शन नहीं आ रहा, जो थर्ड ऑप्शन होता है, ठीक है। इंटरनल टेस्टिंग होता है आई थिंक, या हाँ, इंटरनल टेस्टिंग में भी डाल सकते हो और ओपन टेस्टिंग में भी। तो इन चीज़ में भी आप लगा सकते हो ऐप को। फिर थोड़े दिन जो है ऐप को यूज़ होने दो, जो लोगों को आने दो, 1 वीक, 1 डेढ़ वीक तक, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप जो है लाइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? रीज़न मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन फिर मैं अगेन इसी चीज़ में कवर कर देता हूँ शॉर्ट से, कि अगर आप रियल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे, आप यूज़ कर रहे हो एक ही डिवाइस को जो है ना रीस्टोर करके यूज़ कर रहे हो, फिर भी वो अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप सेम वाईफ़ाई यूज़ कर रहे हो फिर भी टर्मिनेट होगा। अगर आप इन जो मैंने चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए आप अकाउंट बना रहे हो और फिर भी आपके अकाउंट पे हाई रिस्क का इश्यू आ रहा है, तो या तो आप स्पैम ऐप्स अपलोड कर रहे हो, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, ठीक है, कि स्पैम ऐप्स मैं जो अपलोड आप अपनी तरफ से देखो कि हाँ, मैंने बहुत अच्छी ऐप बनाई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप गूगल पे अपने कॉम्पिटिटर्स को देखो कि वो किस तरह की ऐप्स बना रहे हैं, फिर उनसे कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने का जो है ना सोचें, फिर उसमें जो है चीज़ें इंप्लीमेंट करें और फिर अपलोड करें, इंशाल्लाह लाइव आ जाएगी। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बाद फिर भी लाइव नहीं आ रही, फिर अगर आपके पास ये जो जिस तरह मैंने ये वाला आपको अकाउंट दिखाया है, इस पे हाई रिस्क बिहेवियर का इश्यू आया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे कंसोल्स हैं, हमने कुछ रिकवर भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर आपका कंसोल हाई रिस्क बिहेवियर की वजह से टर्मिनेट हो जाता है, तो उसमें अगर आपने अपील नहीं की, ठीक है, अगर आपने अपील नहीं की, तो उसमें 90 टू 100% चांस होता है कि आपका अकाउंट वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने अपील कर दी है, तो उसको हम जो टर्मिनेटेड अकाउंट है, मैं अभी हाई रिस्क की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे जो दूसरी वायलेशन है उनकी तरफ आता हूँ। हाई रिस्क में अगर आपने अपील कर दी है, तो हम उसको देख सकते हैं तकरीबन 3 टू 4 मंथ्स के बाद हम उस पे दोबारा ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, या 70 टू 80% कह लें, लाइक चांसेस होते हैं कि उसमें वो वापस आ जाएगा। लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आप अपील ऑलरेडी कर चुके होते हैं, हर बंदे का अपना तरीका होता है, ठीक है? उस तरीके से बंदा चीज़ों को करता है। और फिर हम आ जाते हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, या जो है ना टर्मिनेट हुआ है 8.3 की वजह से, या कोई और वायलेशन आ गई है, मल्टीपल वायलेशन आ गई है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसमें हर अकाउंट पे डिपेंड करता है अपील। वो उसमें भी यही सेम सीन है कि अपील आपने ना की हो, ठीक है। और उसमें फिर हम अकाउंट को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाई रिस्क में तो ये होता है ना कि अगर हमने बिल्कुल ए टू जेड मतलब अकाउंट बिल्कुल अच्छा बनाया हो, यूनिक बनाया हो, फिर भी अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं अक्सर औकात, ठीक है। क्योंकि एआई चेक कर रहे हैं, तो एआई कभी कभार जो है उससे मिस्टेक भी हो जाती है। तो जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं जिनमें दूसरी वायलेशंस आई होती हैं, उनको हम पहले हम चेक करते हैं, अकाउंट को, उनकी डिटेल्स मंगवाते हैं, देखते हैं कि हाँ, ये अकाउंट रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे हम कुछ कर सकते हैं।
फिर हम उस क्लाइंट को उस हिसाब से बताते हैं कि अगर ये अकाउंट रिकवर हो सकता है तो फिर हम उससे कर लेते हैं डील, अगर नहीं हो सकता तो हम उसी वक़्त उसको बता देते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है वेरिफिकेशन फेल्ड का इश्यू आ जाता है कि उसको जो है अगर आप सबमिट कराते हैं डॉक्यूमेंट्स, एक दफ़ा अपील का ऑप्शन होता है, फिर वो अपील का ऑप्शन आप एक दफ़ा कर दें तो फिर अपील का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो उस अकाउंट को भी हम जो है सही कर सकते हैं। और जो आपके अकाउंट क्लोज़्ड हो जाते हैं ड्यू टू इनएक्टिविटी, कि आप उस पे कोई भी ऐप्स अपलोड नहीं कर रहे और वो अकाउंट आपके क्लोज़्ड हो गए हैं, ठीक है? तो उनको भी हम रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आ जाता है एक और चीज़ कि आपके अकाउंट में जो है इनएक्टिविटी की क्लोज़ ये मैंने बता दिया आपको, वेरिफिकेशन फ़ील्ड बता दिया, सस्पेंड, रिजेक्ट बता दिया, आपकी ऐप अगर रिमूव हो गई है और आपने जो है ना कोई वायलेशन उसमें नहीं की हुई थी, तो उसको भी हम जो है दोबारा लाइव कर सकते हैं। लेकिन उस वो सेम सिनेरियो कि हर ऐप के हिसाब से होगा कि अगर आप ऐसा तो नहीं कि आप अगर गैम्बलिंग ऐप अपलोड कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरी ऐप सस्पेंड हो गई, रिमूव हो गया, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है साफ-साफ वायलेशन है ना एक चीज़ की, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन जेन्युइन कोई ऐप हुई, सही चीज़ सही सी कोई ऐप हुई तो उसको हम देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आपको कोई भी अकाउंट जो है रिकवर करवाना हुआ, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नीचे अपने 2 नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है? मेरे यही 2 नंबर अभी एक्टिव हैं, आप इन पे मेरे से कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इसके अलावा और भी अगर आपने सर्विसेज़ चाहिए ऐप डेवलपमेंट के हवाले से या अकाउंट बाय सेल करना है आपने, और अगर ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट आपको चाहिए कि जो है ना हम आपको बना के दे दें, ऑर्गेनाइज़ेशन अकाउंट आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगा, और हमारी वेबसाइट nomifix.com को भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।